गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अमायरा रहती है वो पता करने के लिए हमारी सोनिया के साथ इंटीमेट होती है और काफ़ी डीपली इंटीमेट होते हैं और बहुत रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर बनता है दोनों के बीच में। न चाहकर भी वो मोमेंट्स आते हैं जिस समय सोनिया वॉज रिजेक्टिंग हर, but same time Amira wants to get information from her mobile। तो उसी चक्कर में ये दोनों का इंटेंशन नहीं रहता है बट मोमेंट्स बन जाते हैं। फिर जब अमायरा सुबह उठती है तो वो मोबाइल हैक कर चुकी रहती है, मतलब मोबाइल की लिंक सीक्रेट गर्ल ईव को दे चुकी रहती है। और जब वो जाती है तो वो ये सोचकर बोलते हुए जाती कि सामने वाले को ये ना लगे कि वो किसी और काम के लिए आई थी। तो उसे वो काफ़ी अच्छे से बोलती है कि तुम्हें पता तो है कि अब तुम्हें मेरा काम करना है। सोनिया को कहती है अमायरा। अमायरा कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसे करने से तुम बच नहीं सकती हो। अगर नताशा का खून तुमने किया है तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर अमायरा वहाँ से चली जाती है। अब उसके आगे अमायरा जैसे ही अपने घर पे जाती है और फटाफट वो वहाँ पे जो उसको कांस्टेबल्स लेकर आए थे वही लोग उसे होटल तक छोड़ते हैं। होटल में जाती है वो भागते हुए और बहुत पहले वो फ्रेश होती है, काफ़ी देर तक फ्रेश होती है। और जब वो फ्रेश हो रही रहती है तो वो जब शावर के नीचे रहती है तो वो उसके दिमाग में वो कल के मोमेंट से पूरे घूम रहे रहते हैं कि वो किस तरीके से मतलब बहुत क्लोज आ गए थे और किस तरीके से वो सब चीज़ें स्टार्ट हुआ था। हालांकि वो ये करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे तो प्यार सिर्फ नताशा से था, पर उसके मन में वही सारे सवाल गूंज रहे थे। और वो जब देखे जा रही थी तो उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों किया, मतलब एक चीज़ के लिए करने के लिए ये सब किया। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट थी और रो रही थी। जब जैसे वो बाहर निकलती है तो उसमें एक मैसेज आता है, उसे पॉपअप होता है। वो ड्रेस भी नहीं पहने रहती है और वो टॉवेल लपेटी होती है और वो पॉपअप को देखती है। तो वो पॉपअप रहता है सीक्रेट गर्ल ईव का। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है कि हेलो स्वीट हार्ट, हाउस योर नाइट, डिड यू हैव अ फन ऑन दैट नाइट विथ मिस सोनिया। जैसे ही अमायरा ये मैसेज पढ़ती है उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी दुनिया से हर एक चीज़ छुपा सकती है या झूठ बोल सकती है, बट वो सीक्रेट गर्ल ई से कैसे बोल सकती है, क्योंकि सीक्रेट गर्ल ईव को तो हर चीज़ पता है। हर एक चीज़, वो कहाँ जाती है, क्या होती है, हर एक चीज़ तो उससे कैसे करना है। और जब वो जैसी मैसेज करती है, रिप्लाई कहती है नो, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट व्हाट यू जस्ट थिंकिंग, आई जस्ट वेंट विथ हर बिकॉज आई जस्ट वांट टू। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है डिड यू नो, आई नो एवरीथिंग एंड डू यू थिंक दैट आई एम अ मोस्ट फुलिश पर्सन। क्या मायरा आपको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मतलब आप चाहती क्या हैं। तो अमायरा वहाँ पे मैसेजेस करते हुए एकदम से बोलती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रही हो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे तो बस वो मोबाइल हैक करना था, दैट्स वाई आई डिड इट। इनसाइड ऑफ मी नथिंग इज़ लाइक दैट। तभी सीक्रेट गर्ल कहती है कि अच्छा, तो मतलब अगर आपको किसी भी हद तक जाना पड़े खुद को बचाने के लिए तो आप जा सकती हो। जस्ट यू आर ट्राइंग टू से दैट नाउ। पता है मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि नताशा का मर्डर अब आप ही ने किया है, क्योंकि जो इंसान इतना डीपली गिर गिर के बस अपने ही मतलब के लिए यूज़ कर रहा है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अमायरा को एकदम से गुस्सा आता है। अमायरा कहती है लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हक जताने वाली बातें मत करो मुझ पर। ना तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन है, हम सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड है, एक कॉमन वे में मिले हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा और मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। वाई यू आर एक्टिंग लाइक माई गर्लफ्रेंड ऑल द टाइम, पुशिंग मी ऑल द टाइम, आस्किंग मी दिस सिली क्वेश्चन। यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क मी दिस। जैसी सीक्रेट गर्ल ईव ये सुनती है उसे गुस्से का लेवल इतना हाई होता है। और जिस
लैब मीन्स जिस जगह वो सेटअप रहता है कि उसका पूरे कंप्यूटर स्क्रीन्स लगे रहते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पैन होल्डर्स रहता है। वो पैन होल्डर्स को उठाती है और चम के फेंकती है इतने गुस्से में, और उसका गुस्से का लेवल इतना हाई होता है कि वो अपनी वो जो लिंक से उससे बात कर रही रहती है, वो बिना बोले उसे कुछ रिप्लाई देने के बजाय वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और सीक्रेट गर्ल ईव का गुस्सा इतना हाई होता है अब उसके, तो वो जब हाई हो रहा ही रहता है तब वो आगे जाती है। अगर वो उस रूम से निकल जाती है और बाहर एक बालकनी टाइप रहती है, वो बालकनी के वहाँ जाती है एंड शी स्टार्टेड स्मोकिंग। दैट टाइम शी वॉज अ कम्प्लीटली एंगर, उसका गुस्से का कंट्रोल कुछ था नहीं। उसने पहले से ही सारी चीज़ें हैक करके रख रही थी। तभी वो अपने मन ही मन में कहती है, अमायरा समझती क्या है खुद को आकर, हमेशा से ऐसी करती है, इसकी आदत ही है, कॉलेज टाइम पे भी ये ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी है। अगर कोई इसे प्यार करता है तो उसे समझ में नहीं आता है, कोई इसकी परवाह करता है इसे समझ में नहीं आता है। ये कल भी मतलबी थी और आज भी मतलबी थी। कल जब इसके पीछे कोई पागल था तो ये नताशा के पीछे पागल थी, और आज जब नताशा नहीं है तो मेरा चांस हो सकता था। तभी इसे सिर्फ और सिर्फ नई नई लड़कियां चाहिए और कुछ नहीं। मैं गलत थी इसके बारे में, मुझे समझ में नहीं आता, मैं ही गलत थी, मैं ही, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं ही पागल हो गई थी इसके लिए, जो हर टाइम इसकी मदद करने इसकी चीज़ों के लिए आ जाती हूँ। अब नहीं, अब मैं नहीं एक बार भी झुकूंगी, अब जो होना है होगा। बट लास्ट हेल्प जो मुझे इसकी करनी है वो करनी है, क्योंकि अगर मैंने ये हेल्प नहीं किया तो मैं शायद इसे हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन जिसे मैं कभी खोना भी नहीं चाहती हूँ। सो just it's like just simple thing, I just want to give her answer and just go away in her life, stay away with her. तो वहाँ पर जो दूसरी तरफ अमायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो उसे टाइप करने के लिए और गुस्से में बोलने ही जा रही रहती, तब उसे जैसे पता चलता है कि उसने लिंक डिस्ट्रॉय कर दी है। अमायरा डोंट हैव एनी राइट टू टॉक विथ सीक्रेट गर्ल ईव। अगर सीक्रेट गर्ल ईव की इच्छा होगी तभी वो उससे बात कर सकती है, उसे कनेक्ट कर सकती है, उसकी इच्छा हो सकती है। वरना अगर अमायरा शायद कितना भी कोशिश कर ले, वो चाह कर भी उससे बात नहीं कर सकती है। तो ऐसे कुछ लम्हे थे जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, बहुत बार कैमरे की तरफ अपना फ़ोन दिखा रही थी और बोले जा रही थी कि मुझे बात करनी है, पर यहाँ पर सीक्रेट गर्ल ईव देख तो रही थी सब कुछ, पर वो बात ही नहीं करना चाहती थी। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत डीपली हर्ट हो जाता है तो वो इंसान किससे कितना भी प्यार करे पर वो वैसा उसके साथ फील नहीं कर पाता है। हमायरा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सीक्रेट गर्ल ईव को उसने बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर दिया अपनी बातों से। उसे तो बस और बस ये जानना था कि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या है। दूसरी तरफ जो हमारा रोहन रहता है, उसके पैसे ख़त्म होने के साथ उसके साथ बहुत गलत इंसिडेंट होता है कि रोहन के साथ बहुत बुरा होता है। रोहन उसके बाद वहाँ से बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो जाती है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते क्योंकि वो फेक पासपोर्ट की बात कर रहा था और पीपलों को लगता है ही इज़ अ फ्रॉड पर्सन। ऑल द टाइम रोहन हैज़ टू पुट अ मास्क, वो पूरे टाइम अपने चेहरे पे मास्क लगा के घूमे जा रहा था कि उसका एक्चुअल में चेहरा कहीं ना दिखे। तो उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है और वो भागते भागते एक बस के अंदर घुस जाता है। वो बस कहाँ जा रही रहती, क्या हो रही रहती, उसे कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ रहती है कि अभी मुझे बस ये इलाका या इस एरिया से बाहर जाना है। तो वो उस बस में बैठ जाता है। वो बस नॉर्मल हमारे लोकल बस की तरह नहीं रहती है, वो ट्रैवल बस रहती है जो यहाँ से आपको दूसरे सिटी या कहीं पर पहुँचाएगी। तो उसे उस समय कुछ नहीं होता, वो बैठ जाता है। और जब वो बैठता है तो अपने मुंह पे पूरा मांस वास लगा कर बैठ जाता है। पर उसकी तबीयत थोड़ी ना थोड़ी ख़राब होने लग जाती है, और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुए जा रही थी कि वो खांसे जा रहा था। और इन दिनों तो कोविड ख़त्म हुआ ही नहीं था। ऐसे बोल सकते कि कोविड के बाद लॉकडाउन ओपन हो चुका था, लेकिन उस समय कोविड ख़त्म नहीं हुआ था। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे ही थे कि बस में जाकर सब जगह चेक होगा, मास्क पहना है कि नहीं, वैसे ही चल रहा था। तो रोहन जब खांसे जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो
उसकी तरफ लोग बहुत घूर के देखे जा रहे थे और उसे बार बार घूर के देखकर पूछे जा रहे थे कि आर यू कोविड पॉजिटिव। एंड वो सिर्फ इतना बोलता है, नहीं नहीं मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। तो वहाँ का जो बस का कंडक्टर होता है वो वहाँ पर उसके पास आता है और उसे बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोविड की रिपोर्ट दिखाओ, आरटीपीसीआर दिखाओ, और मुझे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में अगर आप नेगेटिव होते हो तो आप इस बस में ट्रैवल कर सकते हो, वरना नहीं। पर रोहन के पास तो ये सारी चीज़ें रहती ही नहीं है, रोहन को तो कुछ आइडिया नहीं रहता है, वो तो बस बचने के लिए वहाँ से भाग चुका रहता है। तभी रोहन कहता है, नहीं नहीं सर वो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मैंने करी थी, बट मैं भूल गया, मैं लाना भूल गया, और प्लीज़ जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं मैं ठीक हूँ, बस मेरे को बस थोड़ा सा भाग कर आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी खांसी सर्दी चलने लग गई है। सो प्लीज़ मुझे जाना है, मुझे अर्जेंटली इस जगह से निकलना है, आप मेरी बात समझिए। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको थोड़े बहुत पैसे दे के लेन देन करना है तो कर। तभी वहाँ पे जो कंडक्टर होता है वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है, उसे बस से निकाल के बोलता है कि क्या समझ के रखा है, जो पैसों से खरीद लोगे, हर इंसान बीमार नहीं होता है जो तुम्हारे पैसों पे एडजस्ट करना पड़े। यहाँ तुम्हारे एक पैसों के चक्कर में कितने लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगेगी। तुम्हें पता भी है कि कोविड कैसी बीमारी है, कितने लोग उससे मर रहे हैं, कितने लोग की प्रॉब्लम हो रही है, लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम लोग तो बस अपने मतलब के लिए सिर्फ पैसों का इस्तेमाल करते हो। तो रोहन के ऐसी हालत हो जाती है, रोहन कहता है, नहीं सर आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है, मैं लेकर नहीं आया हूँ, मैं भूल गया हूँ, बट मेरी बात तो समझिए। तभी वो कंडक्टर कहता है, मैं कुछ नहीं सुन सकता, रूल्स आर रूल्स। आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट्स के रूल्स हो चुके हैं, यहाँ पर जाके आगे जाके पुलिस वाले सबकी आरटीपीसीआर चेक करेंगे। आपको मैं अभी यहाँ उतार रहा हूँ आपके भले के लिए, वहाँ जाकर उतारा मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब आपको पता था कि बुकिंग करते टाइम आरटीपीसीआर की रिपोर्ट तो लेकर ही आनी है, तो आप लेकर क्यों नहीं आए। तभी वो बोलता है कि सॉरी सर मैं भूल गया। वहाँ से जो ड्राइवर रहता है वो कहता है, इसका नाम पूछो ज़रा और लिस्ट में देखो, अगर इसका नाम है तो बिठा देना, अपन आगे जाकर वहाँ से बोल देंगे कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना भूल गया। तो वहाँ पर समझते हैं। तो जो कंडक्टर ऐसे ही करता है, ड्राइवर से वो लिस्ट लेता है और नाम देख रहा रहता है। तभी उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोल देता है रवि, रवि बी। तो जब पूरी लिस्ट में देखा जाता है तो रवि भी कहीं पर नहीं रहता है नाम। तभी कंडक्टर कहता है कि ओ कौन से नाम से किया है, रवि भी करके तो कोई सी भी यहाँ पे नाम ही नहीं है। तो अब उसे समझ में आता है, तब वो एकदम से बोलता है, सर वो मैंने बुकिंग नहीं करी, मैं ऐसे ही चढ़ गया। तब तो कंडक्टर का गुस्सा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो बोलता है ड्राइवर से कि ऐसे लोगों के मुंह लग के कोई मतलब नहीं है, हमारा ही टाइम बर्बाद हो रहा है, चलो। तो वो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। रात का टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा घना जंगल रहता है, और वो बीच में बस उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि इस तरीके का एटीट्यूड बहुत गंदा था, पर क्या कर सकते, उस समय कोविड की हालात भी इतने ज़्यादा थे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जहाँ फिल्म स्टार्स को कोविड हो रहा था, वहाँ पर आम इंसान को कोविड होने में थोड़ा सा ही डिफरेंस था, कोई भी कोविड का शिकार हो रहा था। तो कंडक्टर भी अपनी ड्यूटी को काफ़ी अच्छे से निभा रहा था और वो उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। रोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर से वो अपना मोबाइल उठाता है और मैसेजेस करने लगता है। वो काफ़ी मैसेजेस करता है और बोलता है कि हेल्प मी हेल्प मी। फिर वो वहाँ से एक बंदे को कॉल करता है, और वो रहता है हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर का पीए रहता है। और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का पीए जैसे ही फ़ोन उठाता है, कहता है कौन। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे एक घने जंगल में आकर फंस चुका हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं करी, तुम्हें पता नहीं है कि कल जाकर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, सुन लो, अगर मैं पकड़ाया मैं सबको लेकर पकड़ाऊंगा। तुम कितना भी कोशिश कर लोगे, कितना भी कर लोगे, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी ज़िंदगी मैं ख़राब कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। तुम
क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मेरी बात को तुम प्रॉपरली ले नहीं रहे हो। तो वहाँ का जो पीए रहता है वो एकदम से कहता है, एक तो पहली बात, तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि यहाँ फ़ोन मत करना, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। तभी वो कहता है कि तुम्हें बोला था ना कि फ़ोन मत करो, ये सब चीज़ें तुम्हें कितनी बार समझा के रखिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो कहता है अगर तुमने आज मेरी मदद नहीं करी तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। पर फिर भी वो इंसान उसकी बातें कुछ भी नहीं सुनता है और बोलता है फ़ोन कट कर रहा हूँ, आइंदा के बाद मत आना। लेकिन इनकी जो कन्वर्सेशंस होती है वो अराउंड 5 to 10 मिनट्स चलती है। जब 5 to 10 मिनट्स रहता है, जो सोनिया के डिपार्टमेंट वाले लोग रहते हैं वो ये चीज़ें ऑलरेडी ट्रेस कर चुके रहते हैं और सब लोग ट्रेस करके बैठ चुके रहते हैं। और वो जब देखते हैं चीज़ें तो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती है कि ये इस लोकेशन से आ रहा है। और जब वो ट्रेस कर रहे रहते हैं और साथ ही साथ फ़ोन टैप ऊंचा रहता है तो वो एकदम से सोनिया को बोलते हैं, मैम प्लीज़ 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 लिसन दिस वॉइस। सोनिया जैसे उस वॉइस को सुनती है, उसे डायग्नोस करती है, तो वो कहती है कि ये रोहन है और ये रोहन की वॉइस है। अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरफ हमें अगर पहुंचना है तो हमें किसी भी हालत में इस पर्सन को पकड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम सारी चीज़ों का क्लू फाइंड आउट कर सकेंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ फाइंड आउट। तो वो ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि वो नेपाल के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव रहता है, वो वहाँ पर ये लोकेशन ट्रेस होती है। तो सोनिया इज़ अ सीबीआई ऑफिसर, तो उसके पास इतनी पावर रहती है कि वो वहाँ से किसी को भी कॉल वगैरह करके वहाँ की लोकल पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। तो सोनिया ऐसी करती है कि वहाँ के लोकल पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देती है और कहती है कि इस डिपार्टमेंट के वहाँ पर जाओ और ये जो लोकेशन है हम आपको सेंड कर रहे हैं वहाँ पर जाके पता करो। तो कंटिन्यूसली वो लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा रहता है। वहाँ का जो पीए रहता है वो फ़ोन एकदम से कट कर देता है। तो यहाँ पर रोहन इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, ज़ोर ज़ोर से रोड पे चिल्ला रहा रहता है, शिट, व्हाट द हेल इज़ दैट। अभी अभी अगर मैं पहुंचा ना तो मैं सच्ची में सबकी बजा डालूंगा, मैं सबकी बैंड बजा दूंगा। मेरे साथ जो लोग ये सब कर रहे हैं ना, इन सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये जानते नहीं है, ये रोहन खन्ना से पंगा लिया है इन्होंने। रोहन खन्ना जो चाहे तो आज की आज इनकी पूरी बैंड बजा दे, बट मैं सिर्फ चुप हूँ क्योंकि वादा किया है मैंने। लेकिन अभी मेरे पैसे मुझे ही नहीं लौटा रहे हैं, आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब वो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा रहता है तो वहाँ के कुछ गुंडे रहते हैं, लोकल मतलब चेन स्नैचर्स कह सकते हैं, वो सब लोग देख रहे थे। तो वो उसके पास आते हैं और उसको एकदम से मारते हैं जम के, और उसका जो फ़ोन रहता है वो छीन लेते हैं। उसकी बॉडी में जितने भी पैसे रहते हैं वो सब छीन के उसे धक्का देके उसके मार के छोड़ देते हैं। रोहन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और उसको मतलब ऐसा होता है कि पहले से ही वो थोड़ा वीक था, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उसे खांसी सर्दी हो रही थी, और अब उसको इस तरीके से चोट लगना काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब कर देता है। तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, उसे समझ में नहीं आता है तो वो उठ के रोता है। मतलब ऐसा होता है ना कि सम टाइम इंसान बेबस हो जाता है तो वो रोने लगता है, तो उस समय ना उसके पास कुछ भी नहीं रहता है और वो रोता है। तब उसे रोते रोते नताशा की याद आती है। उसे वो मोमेंट्स याद आते हैं कि जब कॉलेज टाइम पे भी कुछ गुंडों ने उसको इस तरीके से मारा था, तो नताशा थी जिसने सबसे लड़ झगड़ के कि नताशा ने कैसे उन गुंडों से बचाया था, और जब उसको चोट लगी थी तो उसने कैसे उसे प्रॉपरली बिठाकर दवाइयाँ लगाई थी और उसका कितना ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा था। ये देखकर तो उसे बहुत याद आती है नताशा की, और काफ़ी ज़्यादा देर तक वो नताशा को याद कर रहा रहता है, नताशा के मोमेंट्स को याद कर रहा रहता है, फीडबैक देखा रहता है। जैसे कि उसे कॉलेज के टाइम पे याद आता है कि वो बैठा था, उसके हाथ के एल्बोस में चोट लग गई थी, तो एल्बोस में उसने कितने अच्छे से कॉटन निकाल के वाउंड को साफ़ किया था, बहुत प्यार से रखा था, बैंडेज करी थी। और उसे काफ़ी ज़्यादा मोमेंट्स याद आते हैं, जैसे वो घर पे भी कभी कभार आता था, चोट लग जाती थी, कार से एक्सीडेंट हो जाता था या कभी भी चोट लग जाती थी, तो नताशा का वो केयरिंग नेचर, उसके साथ बिताए हुए वो मोमेंट्स उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे रहते हैं। रोहन कंटिन्यूस रोए जा रहा रहता है, उसकी आंखों में से आंसू निकले ही जा रहे रहते हैं और वो रोता ही जाता है। थोड़ी देर बाद
रोहन को बैठता है वो रोहन, फिर कहता है नताशा सीरियसली तुम्हारे साथ पता नहीं किसने ये किया है, वाई, जिसने भी किया है वो बहुत गलत किया है नताशा, इट्स जस्ट अ थिंग, आई एम वेरी सॉरी यार, मैंने तुम्हें बहुत चीज़ के लिए फंसा दिया, मैंने बहुत कुछ किया, बट यू आर ऑलवेज हियर टू हेल्प फॉर मी नताशा, आई लव यू यार, तुम कहाँ चली गई, वाई, क्यों किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश करी, क्यों, क्यों, कौन ऐसे कर सकता है, क्यों कर रहा है वो, ये कहकर तो हालत ख़राब हो जाती है रोहन की, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा रहता है। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह सब आ चुके रहते हैं, और वो वहाँ पर भागते हैं, और वो जो लोकेशन वो सोनिया का जो कलीग रहता है वो बताया जा रहा था, वो लोकेशन में बार बार जाते 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 इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, बाहर भाग भागते भागते उन्हें फाइनली वो इंसान मिला, तो उनको जहाँ से पकड़ा उनको, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो 4-5 बंदे मिले हैं मैडम, तो सोनिया कहती नो, वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा होगा, कौन है वो, फ़ोटोज़ खींच के भेजो, तो वहाँ पे ये लोग अपनी फ़ोटोज़ खींच के तुरंत व्हाट्सअप करते हैं, तो वो कहती नहीं ये वो इंसान नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, तो कहती है कि मैम फिर कौन है, और तो कहते हैं आप इनसे इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो। तो स्क्रीन चेकर्स को जो रहता है इन्वेस्टिगेशन रूम पर ले जाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा उनको मार पीट के पूछा जाता है, तब वो बताते कि वो लोकल चेन स्नैचर्स हैं, और ऐसे लोगों का पॉकेट वगैरह मारते हैं, और यही उनका मेन काम रहता है, बस यही चीज़ था, और इसी चक्कर में उन्होंने इस बंदे का भी मार लिया पॉकेट, पर पता नहीं था वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सोनिया कहती है कि यह आपका डिपार्टमेंट है, आपके वहाँ पे हुआ है, आपको जो एक्शन लेना है इनके अगेंस्ट लीजिए, पर मुझे कुछ और चाहिए था। सोनिया काफ़ी देर तक बहुत सोचती है, चीज़ें को नोटिस करती है, फिर वो कहती है कि क्या बोलते, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पीए के पास फ़ोन आया है ना, तो कहती है हाँ वो यश के यहाँ यश का पीए है उसके ऊपर आया है, इसको ज़रा इन्वेस्टिगेशन रूम पर बुलाओ कि इसके पास ऐसे अननोन नंबर से कॉल कैसे आया, और ये बंदा कौन है, ज़रा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओ। फिर से इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, तभी जो यश रहता है वो भी आता है पीए, और कहता है कि मेरे पीए को आपने उठाया कैसे, तो वो कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है कि आपके पीए को क्यों हटाया गया है, जिस इंसान के में मोस्ट वांटेड पर्सन जो स्कैम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है उनके साथ इनकी बातचीत चल रही है, और आप कह रहे हो कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है। तो यश कहता है देखो ये पीए है मेरा, ये किससे फ़ोन पे बात करता है, क्या करता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने की क्या, आप मेरे पे इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो कहता है मैडम, वो कहता है कि मेरे पे की क्या, तभी वहाँ का जो कलीग होता है वो कहता है सर हमने आपको तो बुलाया ही नहीं था, आप तो खुद आए हैं। तभी सोनिया कहती है लेट इट बी सर, वो क्या है ना, जब राजा की सिपाहियों को पकड़ा जाता है तो राजा खुद भी चल कर आता है, तो उसी तरीके से यश भी आ गए हैं। अब जब उनके सिपाही को पकड़ेंगे तो उन्हें डर है ना कि उनकी सत्ता को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो खुद आए। यश जी आप बैठिए, तो यश बैठता है, बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी सोनिया, क्यों क्या करने के लिए बुलाया, तो वो पूरी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेस होती है, वो सुनाती है यश को, और वहाँ पर जो उसका पीए रहता है उसको, तो जब वो पूरा सुनते हैं तब उन्हें समझ में आता है बाप रे, मतलब ऐसी ऐसी बातें हुई है, तो यश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, और उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही रहती कि अब तो उसके हाथ से चीज़ें जा रही है, तो वो पीए के ऊपर डाल देता है और कहता है उससे कि तुम ही हो ना ऐसे लोगों से बात करते रहते हो, यही है रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, आप इसके साथ जो करना है करो। पीए वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है सर ये तो आप ही से रिलेटेड है, पर बोलते हैं ना जब खुद पर प्रॉब्लम आती है तो इंसान अपनी प्रॉब्लम दूसरे पे डालकर चला जाता है, सेम चीज़ यश ने भी किया था। सोनिया काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, वो वहाँ खड़े होकर चीज़ों को समझ रही थी, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है, और वो वही अननोन नंबर से कॉल होता है, तो वो थोड़ा जाती है बाहर और कहती है कि मैं आई,
तब तक आप इससे इन्वेस्टिगेशन करो, अपने कलीग को बोल के जाती है। फिर वो वहाँ पर जाती है, वो फ़ोन उठाती है, उसका फ़ोन कीपैड वाला रहता है, और वो बोलती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम मुझे कॉल मत करना। कर रही हूँ ना मैं सब चीज़ पता। हाँ, नहीं पता चला वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैंने कहा ना, तुम्हारा इस मर्डर के केस से और तुम्हारा इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसने जिसके बारे में तुम पूछ रही हो, मैं उसके बारे में पता लगा रही हूँ ना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कॉल मत किया करो मुझे। यहाँ कॉल करना, डिपार्टमेंट की नज़र मुझ पे काफ़ी अच्छे से है। तुम जानते हो कि मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे कॉल मत किया करो मुझे। मैं तुम्हारा कॉल एक बार में उठाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कभी भी मुंह उठा के कॉल करो। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे उसे, और फिर तुम्हें इन सब चीज़ों से आज़ाद होना पड़ेगा। तुम्हारा नाम किसी पर भी नहीं आएगा, और तुम इन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाना। पर मैं कह रही हूँ ना, मुझे अभी कॉल मत करना। और वो सारी बातें जो तुम मुझसे अभी कर रहे हो, मुझे अभी नहीं करनी है। वक्त आने पे हम सब चीज़ें क्लियर करेंगे। और ऐसे कह के सोनिया फ़ोन रख देती है और वापस आती है। फिर वहाँ पर एक बार वहाँ पर बैठा हुआ रहता है पीए, और पीए काफ़ी ज़्यादा बोल रहा रहता है, तो वो कहता है ठीक है। तो सोनिया इशारे से कहती है अपने कलीग को कि इसको छोड़ दो, बट इसका मोबाइल वगैरह ये सब ट्रेस सही से करना। और तो सिम वगैरह तो भाई पीए भी अक्लमंद रहता है, सिम वगैरह चेंज कर देता है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। अब वो जो भी नया नंबर लेगा उससे ट्रेस किया जा रहा था। फाइनली अब थोड़े टाइम के इन सब चीज़ों में उलझने के, ये सब चीज़ें चल रहा रहता है कि अमायरा को फाइनली रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया है इस सीक्रेट गलीफ के साथ। और वो क्या करती है, एक कैमरे के सामने जाती है और अपने कान पकड़ के और नीस पे बैठ जाती है। वहाँ की जो कांस्टेबल होती है वो भी देख के हैरान हो जाती है कि ये लड़की कर क्या रही है। तो वो 4 बार आके पूछता है, ओ मैडम आप कर क्या रही हो, क्या हो गया है आपको? तो कहती है अरे आप जाओ ना, अपना काम करो ना, ये मेरा रूम है, मैं कुछ भी करूँ। मैं यहाँ से बाहर तो जा नहीं रही हूँ ना, हाउस अरेस्ट पे रखा है ना आप लोगों ने, रह रही हूँ ना यहाँ पर। अब क्या उसमें भी प्रॉब्लम है कि अपने रूम पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती? और ऐसे कह के वो दरवाज़ा लटका देती है। हालांकि उन्हें दरवाज़ा लगाने की भी इजाज़त नहीं रहती कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन पे एक्चुअल में प्रॉपर नज़र रखी जाएगी। तो वो दरवाज़ा लटका देती, तो कांस्टेबल वहीं खड़ी रहती है और वो कैमरे की तरफ देख के बहुत हाथ जोड़ रही रहती है और माफ़ी मांग रही रहती है, जैसे कि वो बहुत रो रही रहती है, उसकी आंखों में से भी आंसू आता है। पर वो कुछ लफ्ज़ नहीं कहती, क्योंकि कैमरे से सिर्फ दिखाई देता है, बातें नहीं होती है। तो वो बहुत रोती है, बहुत रोती है, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे रहते हैं, और वो करती है। जब सीक्रेट गर्ल ईव ये देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यार मैं इसे तड़पता हुआ रोते नहीं देख सकती हूँ, उसे कुछ भी नहीं होता है। तो एक पॉपअप आता है, और जैसे पॉपअप आता है फटाक से अमायरा उठती है और अपना मोबाइल चेक करती है, तो उसमें एक लिंक रहती है। वो जैसे लिंक करती है तो उसमें एक मतलब लिंक ओपन करती है तो एक इमेज कह सकते हो आप, या एक डॉक्यूमेंट रहता है। वो जैसे वो डॉक्यूमेंट को ऊपर करती है तो उसमें लिखा रहता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट रहती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से ये डायग्नोस होता है कि वहाँ पर 4 लोगों का डीएनए पाया गया था। पहला खुद इसका क्या बोलते हैं, नताशा का रहता है डीएनए। दूसरा डीएनए रहता है मायरा का और उसके फादर का, मतलब मिस्टर खन्ना का। और फोर्थ डीएनए अननोन रहता है। उस डीएनए के बारे में अभी तक कुछ भी चीज़ें पता नहीं रहती। तो एक फॉरेंसिक की रिपोर्ट सिर्फ ये चीज़ क्लियर होती है, मतलब और उसके नीचे लिखा हुआ आता है सीक्रेट गलीफ का मैसेज कि अभी तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में यही रिपोर्ट अपलोड हुई है, और कुछ भी नहीं हुआ है, और कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है। तो वो जाती है भागते हुए अपने डैड के पास, बोलती है डैड, सोनिया इज़ अ चीटिंग ऑन मी, सोनिया इज़ अ प्लानिंग ऑन मी, सोनिया इज़ अ प्लानिंग फॉर अस फैमिली, यहाँ पर वो हमें फंसा रही है। तो उसके डैड बोलते हैं मायरा क्या बोले जा रही हो तुम, वो हमें कैसे फंसाएगी? तो वो कहती है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हमारे पीछे पड़ चुका है, भाई के मर्डर केस के लिए हमें फंसाया जा रहा है, नताशा का मर्डर केस के लिए हमें फंसाया जा रहा है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। तो वो कहती है कि क्या मतलब है? उसकी मम्मी भी कहती है मिस्टर खन्ना की, तभी वो कहते हैं कि पापा
वो मेरा दोस्त है, मैंने अपने दोस्त के थ्रू चीज़ें पता करवाई और सिस्टम हैक करवाया था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का। तो कहती है हाँ, तो कहती है कि ये देखो रिपोर्ट। जब वो रिपोर्ट उसके डैड भी पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो मतलब 4 लोगों की डीएनए। तो कहते हैं कि बस बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने ये चीज़ मुझे बताकर। अब इसके आगे का काम मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और ये कह के उसके पापा चाहते हैं, जाते से ही वो एक फ़ोन कॉल करते हैं और वो फ़ोन कॉल पे वो सारी बातें बताते कि 4 लोगों का है। तो वो किसको कॉल करते हैं, किससे सारी बातें करते हैं, ये सब देखते हैं आगे कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।